नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। कल देर शाम डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट डाला और उन्होंने कहा कि देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार समझौता था उसको लेकर आम सहमति बन गई है। और उन्होंने कहा कि भारत अब जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैं उनको अमेरिका ने घटाकर 18% कर दिया है, अब 50% से किया है या 25% से किया है, क्लियर नहीं है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कोयला, टेक्नोलॉजी और कृषि, ये तमाम वो क्षेत्र हैं जहां पर भारत बहुत सारा सामान अब अमेरिका से खरीदेगा और $500 बिलियन का बिजनेस अब भारत करेगा। तो आज सवाल ये उठता है और ऑपोजिशन ने आज, विपक्षी पार्टियों ने आज संसद में इसको लेकर केसी वेणुगोपाल ने आज एक स्थगन प्रस्ताव भी किया था। उसके बाद विपक्ष लगातार ये सवाल पूछ रहा है कि भाई इसका अनाउंसमेंट इस डील का डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों किया? अगर इतना सारा सामान अब हमें अमेरिका से खरीदना है तो फिर मेक इन इंडिया का क्या होगा? ये सारे बड़े सवाल हैं। और अब अगर अमेरिकन मार्केट, जो भारत के जो भारत का जो कृषि उत्पाद है, अगर वो अमेरिकन मार्केट के लिए खोला जाएगा तो जो अमेरिका के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये कहा था कि जो उनके रूरल फार्मर्स हैं, जो वहां पर जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो अमेरिका के फार्मर्स हैं, उनको इससे लाभ होगा। तो क्या हमारे किसानों के साथ एक समझौता किया जाएगा? क्या हमारे किसानों को इससे नुकसान पहुंचेगा? ये सारे बड़े सवाल। लेकिन जो बड़ी तस्वीर है इस समझौते की वो अभी भी सामने नहीं आई है। ऐसा क्या हो गया कि जो 4 महीनों से जो डील लटकी हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोन पर भी बात नहीं कर रहे थे, ऐसा हार्वर्ड लट्टिक ने अभी जनवरी में ही कहा था। तो फिर अचानक से किन चीजों पर, किन शर्तों पर यह डील का समझौता हुआ है? क्या इसको हमें संसद के अंदर इसको रखना नहीं चाहिए? आज इसी सब कुछ चीजों को लेकर बड़े सवाल हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ इस समय सुजाता पॉल हैं जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता और नेता हैं। सुजाता, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हमारे साथ कल्लोल भट्टाचार्य हैं जो कि असिस्टेंट सीनियर एडिटर हैं फॉरेन अफेयर्स के हिंदू में। और मैं आज की चर्चा कल्लोल से शुरू करती हूँ कि कल्लोल, आज मैं टीवी चैनल सुबह देख रही थी तो बड़ा एक सेलिब्रेशन का मूड वहां नजर आ रहा था। सब ये कह रहे थे कि देखिए अब तो भारत के लिए बहुत सारी चॉइसेस हो गई हैं। उन्होंने ईयू के साथ भी डील कर ली, उन्होंने यूके के साथ भी कर लिया और अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी कर लिया। तो और मार्केट्स पूरे, एक पुश दिख रहा था मार्केट्स में, जो बाजार है, शेयर बाजार है, वो भी पूरा ग्रीन में नजर आ रहा था। क्या वाकई में इतनी खुशी का कारण है ये जो समझौता भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है? देखिए, मैं तो खैर एक जर्नलिस्ट हूँ और एज जर्नलिस्ट मैं जो भी खबर मुझे पहले सुनाई देता है मुझे सबसे पहले मेरा फर्ज बनता है कि उस पर थोड़ा शक करें कि कहाँ तक न्यूज़ क्रेडिबल है। तो मैं जब ऐसे बड़े न्यूज़ को जब मैं एनालाइज करता हूँ, मैं हिस्ट्री के तरफ मेरा नजर जाता है और मैं देखता हूँ कि किस तरीके से इंडिया के साथ जब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के समझौते हुए, ट्रेड एग्रीमेंट हुए, उसको कैसे अनाउंस किया गया था। उस दिन शाम को एक बड़े होटल में पीयूष गोयल जी आए और उसके बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अभी जो राष्ट्रपति है, जो प्रेसिडेंट है, मोहम्मद अल नह्यान, शेख जायद अल नह्यान, वो आए स्क्रीन पर। उनके मौजूदगी में उस एग्रीमेंट को अनाउंस किया गया था। वैसे ही अब देखिए इंडिया ईयू का जो एग्रीमेंट हुआ, ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, उस दौरान कैसे उसका अनाउंसमेंट हुआ। हैदराबाद हाउस में उर्सुला फॉन डर लायन और प्रधानमंत्री मोदी सब लोग थे। वहां पर एक रीति रिवाज के मुताबिक उसका अनाउंसमेंट हुआ। अब बात होती है कि एक सुपर पावर के साथ हिंदुस्तान का एक ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, जो असल में ट्रेड एग्रीमेंट ही नहीं, एक स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एग्रीमेंट मान लीजिए उसको। अब इतने बड़े एक एग्रीमेंट का अनाउंसमेंट सिर्फ एक ट्रूथ सोशल पोस्ट के जरिए किया जा रहा है, वो भी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा सबसे पहले। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अनाउंस किया। पर बात यह है कि जब इतने बड़े लेवल पर हम एग्रीमेंट्स की बात करते हैं, जो सॉवरेन टू सॉवरेन, स्टेट टू स्टेट रिलेशन, जो हम कॉलेज में पॉलिटिकल थियरी में पढ़ते थे, इतने बड़े स्टेट टू स्टेट अनाउंसमेंट को सिर्फ एक ट्वीट के जरिए और या फिर एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए करना, तो मेरे ख्याल से इसकी जो अहमियत है उसको घटाने की बराबर की बात है। क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जिसको बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ लोगों के सामने, लोगों के समक्ष उसका लॉन्च किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर उसमें क्या डिटेल्स है उसकी आलोचना होना चाहिए। अगर हमारे सामने वो सब चीजें नहीं है और सिर्फ ट्वीट्स और रीट्वीट्स है, तो मेरे ख्याल से इतने बड़े एक ट्रेड एग्रीमेंट को सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए हम नहीं अनाउंस कर सकते। इसके लिए जो पूरा रीति रिवाज और जो स्टेट टू स्टेट रिलेशन का जो पूरा ढांचा है उसको एक्टिवेट करके अगर किया गया होता,
तो ज्यादा बेहतर होती। तो आप ये कह रहे हैं कि हमें अभी भी बहुत कॉशियसली इस डील को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब कुछ भारत के लिए एक विन विन सिचुएशन है। और जो बातें कही जा रही हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने कही थी कि भाई जो रूरल फार्मर्स अमेरिका के हैं अब उनको फायदा होगा, वो ज्यादा पैसे कमा पाएंगे, तो ये बड़े सवाल है कि क्या आज हमारे कृषि से क्षेत्र के साथ एक समझौता होगा, कॉम्प्रोमाइज होगा? क्या आपको ये डील किसी तरीके की कॉम्प्रोमाइज लग रही है कल? राष्ट्रपति ट्रंप के जो कमेंट्स है ट्रूथ सोशल में वो काफी साफ है। उन्होंने कहा कि भारत एग्रीकल्चर में सब्सिडीज और टैरिफ्स जीरो कर रहा है। अब उनको तो ये डिमांड अमेरिका की तरफ से बहुत सालों से था, पर अगर राष्ट्रपति ट्रंप ये ब्लैक एंड व्हाइट में अनाउंस कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। एक दुनिया का सबसे ताकतवर नेता अगर आज ट्रूथ सोशल में ये कह रहे हैं तो उनको हम लोग डिसमिस नहीं कर सकते। तो बात यह है कि डिटेल्स कहाँ है हमारे पास, उनको काउंटर करने के लिए हमारे पास डिटेल्स चाहिए। हमारे पास डिटेल्स है नहीं, टेक्स्ट कहाँ है। जब भी एक ट्रेड एग्रीमेंट होता है उसके पहले एक निगोशिएटेड टेक्स्ट बनाया जाता है, उस निगोशिएटेड टेक्स्ट को फ्रीज किया जाता है, उस निगोशिएटेड टेक्स्ट के फ्रीज होने के बाद उसको क्लीन किया जाता है। उसमें 4 5 6 7 महीने लगते हैं। उस टेक्स्ट को क्लीन करने के बाद उस दौरान, क्लीनिंग का मतलब डेली छोटे छोटे निगोशिएशंस होते हैं, झगड़े होते हैं, हर शब्द को हर एक्सप्रेशन को लेकर निगोशिएशंस होते हैं, फाइनली जाकर एक ट्रेड डील तैयार होता है। हमने तो ऐसा कुछ देखा नहीं जो हमने लुथनिक के तरफ से जो हमने सुना जनवरी के महीने में कि निगोशिएशंस चल रहा था और एक फोन कॉल नहीं हुआ तो निगोशिएशंस बंद हो गए। तो टेक्स्ट कहाँ है? पहली बात है, अगर हमारे समक्ष अगर टेक्स्ट नहीं है तो निगोशिएशन हुआ तो हम कैसे समझे कि भाई कहाँ तक निगोशिएशन हुआ? तो ये कई सारे डाउट्स और कई सारे सवालों के घेरे में ये अनाउंसमेंट फिलहाल है। और हमारे मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें अभी बहुत कॉशियसली इसको पढ़ना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा कि कहाँ तक हमने क्या कमिट किया है, उन्होंने कहाँ तक हमें एश्योरेंसेस दिए हैं। ये सब चीजें अभी बहुत ही एक नेबुलस कंडीशन में। तो बहुत चीजें क्लियर नहीं है। सुजाता जी, अब मैं आपके पास आती हूँ। आप इस इंडो यूएस डील को कैसे देखती हैं? पहली बात तो डोनाल्ड ट्रंप इसको अनाउंस करते हैं, उसके बाद मोदी जी का ट्वीट आता है, लेकिन अभी भी पिक्चर बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। आज विपक्ष किन बातों को डिमांड कर रहा है, और आपका क्या कहना है इस पूरे इंडो यूएस ट्रेड डील के बारे में? जी, नीलू जी, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो है हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जो है उस पर एक बहुत बड़ा आघात है, क्योंकि हम जिस तरह से देख रहे हैं कि कोई और आ रहा है, दूसरे देश के राष्ट्रपति वो बता रहे हैं कि हमारे साथ उनकी क्या डील हो रही है, हम नहीं बता रहे, कोई और हमें बता रहा है। यानी कि जिस देश में लोकतंत्र है, जिस देश के लोग उस देश के मालिक हैं और हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद है पार्लियामेंट में, उनको नहीं बताया जा रहा, जनता को नहीं बताया जा रहा है अपने देश के मंत्री या प्रधानमंत्री के द्वारा एक अन्य देश का राष्ट्रपति जो जिस तरीके से उनकी हरकतें हम देख रहे हैं कि वो हमारे ऊपर एक जोर जबरदस्ती करते हैं और ऐसे लगते हैं जैसे एक बुली का काम करते हुए नजर आते हैं। उसमें जैसा कि राहुल गांधी जी ने आज कहा कि ही इज कॉम्प्रोमाइज्ड, ये क्लियर है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं इस पूरे डील में। और मैं ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि आप देखिए कि अगर हम यूएस के बेहद करीब आते हैं तो हम क्या एक फॉरेन पावर के डिपेंडेंट हो जाएंगे? अभी तक तो हम गुटनिरपेक्ष होते थे। आप ये देखिए कि जिस वक्त 1971 वॉर हुई और 7वां बेड़ा आ रहा था इधर की तरफ, जब अमेरिका ने कहा, तब भी रशिया ने हमारी मदद करी, वो खड़े हो गए हमारे साथ, लेकिन हम बिल्कुल क्लियर थे कि तुम्हारी कोल्ड वॉर में तुम आपस की लड़ाई लड़ो, हम अपने देश के बारे में सोचेंगे और कहीं पे भी अगर हमारे देश की बात होगी तब हम अपनी बात करेंगे, वरना किसी और की लड़ाई में हम नहीं पड़ेंगे। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम ऐसा लग रहे हैं जैसे कि हम अमेरिका के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं डिफेंस के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, और ये तो ऐसा लग रहा है कि अपने पॉलिसी मेकिंग में भी हम उनको इंटरफियर करने देंगे। तो ये हमारी संप्रभुता और हमारी अखंडता के लिए एक बेहद खतरनाक जो इस समय परिदृश्य दिख रहा है वो हो रहा है। और हमारी जो नेशनल इंटरेस्ट है, क्या हमें उसके बारे में सोचने की जगह एक्सटर्नल प्रेशर के तहत अपने आप को गिव इन कर देना चाहिए? पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स इस डील में हो रही है,
वो बेहद ही उस पे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि वो अभी भी जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस है वो अपने हिसाब से लगाएंगे, वो वीजा लिमिटेशंस लगा रहे हैं, जिससे हमारे भारत के जो प्रोफेशनल्स है, जो एक्सपोर्टर्स है, उनके ऊपर आघात हो रहा है। तो अब ये क्या गारंटी होगी कि जो भारत के किसान है या जो छोटे बिजनेस वाले हैं और जो काम करते हैं, क्या उन्हें इससे कोई फायदा होगा? उस पे भी आती हूँ। लेकिन तीसरी बात ये भी है कि इस डील से भारत के रिश्ते अलग अलग देशों से अब खराब होने वाले हैं, क्योंकि हम रूस से तेल ले रहे हैं, हमारा रूस के साथ रिश्ता खराब। हम चबाहार पोर्ट से पीछे हट गए, ईरान से हमने रिश्ता खराब किया, जबकि ईरान जो है, ईरान और पाकिस्तान दोनों ही बीजिंग के बहुत करीब है। तो अब हम क्या कर रहे हैं? अभी तक ये स्ट्रेटेजिक था हमारे लिए, क्योंकि अगर हमारे ईरान से बहुत अच्छे रिश्ते हैं तो क्या होता था कि एक बैलेंस हो जाता था चीन के यहाँ। हमें तो एशिया में रहना, ऐसा तो है नहीं कि हम अपनी धरती को उखाड़ के यूएस के बगल में ले जाके रख देंगे। इसलिए एक बैलेंस फॉरेन पॉलिसी की बेहद जरूरत थी, और इस अग्रीमेंट से मुझे लगता है कि वो बैलेंस जो है वो बिगड़ गया है। तो मतलब कभी भी इंटरनेशनल कोऑपरेशन से तो कभी हम पीछे नहीं हटे हैं, विपक्ष के तौर पे, एक देश के तौर पर। लेकिन अगर ऐसे अग्रीमेंट्स आ रहे हैं जो इंडिया की पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज कर रही है, भारत की स्वतंत्रता को कॉम्प्रोमाइज कर रही है, हमारी स्वायत्तता को कॉम्प्रोमाइज कर रही है, और जो फॉरेन इंटरेस्ट है हम उनको फेवर कर रहे हैं अपने लोगों के बजाय, तो उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और उसका हम पुरजोर तरीके से जिसे कहते हैं, हम उसके खिलाफ खड़े हो गए। अब आप जीरो नॉन टैरिफ बैरियर्स की बात कर रहे हैं, तो जब वो कह रहे हैं कि 18% कम है, तो ये तो हमारा 18% जीडीपी का है, जो हम उनको उठा के एक प्लेटर पे दे रहे हैं, ये तो ऐसा लग रहा है। और जीरो नॉन टैरिफ बैरियर्स का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो भारत में अमेरिका से सामान आएगा उस पर कोई कोई टैक्स नहीं, कोई लाइसेंस नहीं, कोई कोटा नहीं, कोई कंडीशन नहीं, और मतलब इसका ये है कि वो कोई बंदिश उनके माल पे नहीं होगा जो हमारे आएगा, हम कर नहीं सकेंगे। तो यानी कि हमारे किसान, हमारे छोटे बिजनेसमैन, हमारे जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स है, उनके ऊपर कितना आघात होगा। वो उनका सामान बिकने के बजाय ये अमेरिका का सामान हम खरीद के उसे बेचेंगे। और मुझे याद आता है 1900s में जब हमने विदेश का सामान उसका बहिष्कार किया था, इसी कारण से तो किया था कि वो हमारे यहाँ से अच्छा यार्न ले जाते थे और उसका इस्तेमाल करके महंगी चीजें बना के वो अपने बाजारों में बेचते थे अमीर लोगों को, मतलब महंगे में। और हमारे पास उनकी फैक्ट्रीज जो नई नई बनी थी वहां से सामान लाते थे और हम वो सस्ता सामान खरीदा करते थे, और इसी कारण से उस समय विरोध शुरू हुआ। अब अगर हम रूस की बात जो मैंने करी पेट्रोलियम को लेकर, अगर हम उनसे बंद कर देंगे और अमेरिका के दबाव में आकर हम वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे, तो इसका क्या मतलब है कि हमने अपनी स्वायत्ता पे, अपनी संप्रभुता पे किसी और को हावी होने के लिए दिया है। जैसे कि हमने देखा और भी कई जगहों पे हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से व्यवहार करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर बार बार कह रहे हैं कि ट्रेड की वजह से वो युद्ध खत्म हुआ, और बहुत सारी बातें हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगी, आज इसी विषय पे रह रही हूं। लेकिन अगर भारत अमेरिका से इतना ज्यादा सामान खरीदेगा तो हमारे सामान का क्या होगा? और इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कृषि के क्षेत्र की ही बात कर रहे हैं अभी, लेकिन इसमें कोयला भी आएगा, इसमें आपके टेक्नोलॉजी भी आएगा, डिफेंस भी है, और साथ में एनर्जी भी होगी। तो मतलब वी आर पुटिंग आवरसेल्व्स एट स्टेक टुडे। और भारत का जो किसान है उसको हमने जिस खतरे में पहले भी जाते हुए देखा और जिस तरह से अब खतरे में आ गया है, ये सवाल उठता है कि जो एक प्राइमरीली एग्रीकल्चरल स्टेट है, आज हम उसके किसानों को और खतरनाक पोजीशन पे डाल रहे हैं। एमएसएमईज बंद हो रहे हैं, छोटी फैक्ट्रीज कहीं पे कोई लगा रहा है। अब आने वाले समय में उनके लिए भी कितनी दिक्कत है। जी हाँ, नहीं, लेकिन आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया, मैं कल्लोल से पूछूंगी। कल्लोल, अभी सुजाता कह रही थी कि हम बाकी देशों से भी भारत अपने संबंध खराब कर लेगा, चाहे वो रशिया हो या फिर तमाम वो देश हो जहां पे हम बिजनेस करते हैं। बाकी देशों के साथ भारत के रिश्ते किस तरीके से इम्पैक्ट होते हुए देखते हैं, अगर ये डील हम ये मान के चल रहे हैं कि अब ये आगे बढ़ रही है? देखिए, इस डील में साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप के जो अनाउंसमेंट है उसमें
तीसरे देशों के नाम है, रशिया का नाम मेंशन है। अब बताइए, अगर एक बायलैटरल एग्रीमेंट हो रहा है और उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति तीसरे मुल्कों को, चौथे मुल्कों को खींच रहे हैं उसमें, कि रशिया का तेल का जो 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 परचेज होता है इंडिया से, इंडिया के द्वारा, वो उसमें कमती होगी। अब बात यह है कि अगर रशिया के सारे जो एनर्जी एक्सपोर्ट्स इंडिया में होता है, अगर वो बंद हो जाए तो क्या रशिया उससे खुश होंगे? पुतिन उससे खुश होंगे? जाहिर सी बात है, वो बिल्कुल ही इंडिया रशिया रिलेशन के विपरीत होगा। तो बात सिर्फ बायलैटरल रिलेशन की नहीं है, बात अब हम करें ब्रिक्स के साथ जो हिंदुस्तान के रिश्ते हैं, इंडिया ब्रिक्स का रिलेशन का क्या होगा अगर इंडिया रशिया रिलेशन को हम डाउनग्रेड करने जा रहे हैं। ब्रिक्स के अन्य सदस्यों के साथ तो हमारे रिश्ते ऑलरेडी खराब हो ही रहे हैं। ईरान अभी नया ब्रिक्स ज्वाइन किया है, ईरान का अपने शाहबार पोर्ट पर हमने 0 फाइनेंशियल एलोकेशन किया है इस बार के बजट में। बात साफ है कि ईरान के साथ भी हम डाउनग्रेड कर रहे हैं। ईरान एक ऐसा देश है, जब 1994 में बेनजीर भुट्टो यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भारत को जलील करने की, अपमान करने की कोशिश कर रही थी, उस वक्त ईरान ही एकमात्र इस्लामिक मुल्क था जिसने सिर्फ और सिर्फ भारत को समर्थन ही नहीं किया कश्मीर के मुद्दे पर, बल्कि उन्होंने इस्लामिक जो स्फीयर है वहां पर कैंपेन किया भारत के लिए, और लेबनान और बाकी देशों से भारत के लिए समर्थन इकट्ठा किया। और भारत के लिए, जैसे कि उसके बाद अफगानिस्तान में जो भारत और इंडिया के, मतलब ईरान के बीच जो नॉर्दर्न अलायंस को लेकर जो एक्टिविटीज होते थे 1990s में, उसमें ईरान हमारे पार्टनर हुआ करते थे। तो बात है कि ऐसे एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो कि पाकिस्तान को हमेशा से बैलेंस करता आया है, पाकिस्तान के रीजनल एम्बिशन को लिमिट करता है, रिस्ट्रिक्ट करता आया है, आज उसको भी आप छोड़ रहे हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हम सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशन के लिए, अब मैं इस यहाँ पर मैं ब्रजेश मिश्रा जी की बात करूंगा कि लेट ब्रजेश मिश्रा हमेशा हमेशा कहते थे कि सब देशों के साथ हिंदुस्तान के रिश्ते होने चाहिए, अमेरिका के साथ समय समय पर थोड़ा सा ज्यादा नजदीकी होगी। ऐसा नहीं था, ये ब्रजेश मिश्रा की बात मैं आपको कह रहा हूँ, जो कि वाजपेयी जी के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। तो बात साफ है कि उन्होंने भी इस बात का बिल्कुल ही समर्थन नहीं किया कि एक देश के लिए हम बाकी देशों को छोड़ दें। कल्लुल, अब तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हमारी पूरी विदेश नीति ही ट्रंप पर या अमेरिका पर निर्भर कर रही है। मतलब ट्रंप निर्भरता वाला युग एक तरीके से हम देख रहे हैं इस समय विदेश नीति में। ये कुछ ज्यादा, मतलब होता है ना कि प्रॉक्सिमिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट कहकर एक फ्रेज है, ज्यादा नजदीकी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसमें तब प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। अंत में क्या कहा जाए सुजाता जी, क्या हमें कॉशियस रहना चाहिए या फिर हम सेलिब्रेशन के मोड में दिखेंगे? अब मान लीजिए कि अगर मान लीजिए किसानों के हितों के साथ समझौता हो रहा है, तो विपक्षी पार्टीज इसको किस तरीके से उठाएंगी? क्या एक ये भी है कि अगर किसानों के हित को नहीं देखा गया, तो क्या एक और हम एक किसानों का आंदोलन देख सकते हैं? हो सकता है ये सब चीजें हों। क्या होता हुआ जो बड़ी तस्वीर इस समय आपको दिख रही है, अभी तो यही कहा जा रहा है कि एक तरीके की पॉलिटिकल सिग्नलिंग है दोनों तरफ। अमेरिका भी एक पॉलिटिकल सिग्नलिंग कर रहा है और भारत भी पॉलिटिकल सिग्नलिंग कर रहा है, क्योंकि इस डील के डिटेल्स हमारे पास नहीं है। लेकिन अंत में आपको क्या होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट को देखें जो मेरे पास है इस वक्त, उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री ने कमिट किया है टू बाय अमेरिकन। तो ये जो मेक इन इंडिया वगैरह हम कर रहे हैं, उसका क्या होगा? यानी कि प्रधानमंत्री ने अगर देश की संप्रभुता, इसमें मैं देश की संप्रभुता, सॉवरेनिटी की बात कर रही हूं, अगर सॉवरेनिटी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश भी करी तो पूरा देश इनके खिलाफ हो जाएगा। मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि जिन राज्यों में भी इनको समर्थन मिला हुआ है वो राज्य भी खड़े होंगे, क्योंकि सामान तो हर राज्य से बाहर जाएगा ना। अगर हमारे को पता ही नहीं कि अमेरिका हमसे क्या खरीद रहा है, यहाँ तो ट्रंप बता रहे हैं कि वहां से हमें क्या क्या खरीदना, हमें अमेरिका से खरीदना, हमें वेनेजुएला से खरीदना, हमें रूस से नहीं खरीदना। ही इज डिक्टेटिंग टर्म्स टू इट। तो मुझे नहीं लगता है कि भारत में कभी भी ऐसा पहले हुआ है या इसके लिए हम तैयार होंगे। हम अपने आप को एक बहुत बड़े खतरे की तरफ धकेल रहे हैं। जब चबाहार पोर्ट की बात करते हैं, उसी से अंदाजा लगा लीजिए ये कितना बड़ा खतरा है। क्योंकि अगर हमने चबाहार पोर्ट, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने खुद इस बात को कहा था
कि ये जो है एक मतलब ऐसा मेरी योजना है जिसमें सेंट्रल अफगानिस्तान में ट्रेड हम कर सकेंगे, मगर उसकी जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी अफगानिस्तान के अलावा ईरान को लेकर, ईरान क्योंकि प्रिडोमिनेंटली एक सेक्ट जो मुस्लिम्स का है उससे मतलब वो मेजॉरिटी में है उनके यहाँ, और पाकिस्तान में वो कम है, करीबन 15 to 20%। तो उसी कारण से ये हमारे लिए बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था कि वो हमारा साथ देते थे। जैसा कि अभी मेरे साथी पैनलिस्ट एक बातें कही है, उस पर रिपीट नहीं कर रही हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके साथ हमारे पुराने रिश्ते हैं वो आप रिश्ते खराब कर रहे हैं। और अभी मैंने एक और पोस्ट देखी थी जिसमें यह कहा गया कि भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि हम पैलेस्टाइन वाले मुद्दे में जो हमारी पहले से फॉरेन पॉलिसी है उसी में खड़े रहेंगे। तो अब आप मुझे बताइए कि इस वक्त इतने कंफ्यूजन की स्टेट है, और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी इस वक्त ही इज ट्राइंग टू मेजर हम लोगों के टेम्परेचर्स कि हम कितना बोलेंगे कितना नहीं बोलेंगे, देश में कितना आक्रोश होगा, और उसी के अकॉर्डिंगली या तो नैरेटिव सेट करने की वो कोशिश करेंगे या मॉडरेट करेंगे। लेकिन अब जो है पूरा विपक्ष एक साथ खड़े होकर इनसे पूछेगा कि भाई देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ आप जो कर रहे हैं ये कैसे मंजूर करें हम। ये नहीं मंजूर होगा बिकॉज देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी, नो अकाउंटेबिलिटी, एंड यू आर compromising the country for your own sake, not for the sake of the cabinet, because you know very well कि जो हमारे देश में प्रधानमंत्री है वो कहते हैं सब कुछ वही करते हैं। चाहे हम नोटबंदी की बात करें, जब अरुण जेटली जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनको भी नहीं पता था, तो किसी को कुछ नहीं पता होता है। तो अगर एक व्यक्ति ने पूरा बोझ लिया है अपने सर पे तो इसका ठीकरा भी उन्हीं के सर पर फूटेगा, और आप देखिएगा कि आने वाले समय पे वो कितना भी सिस्टम्स को कब्जा कर ले, जब देश की संप्रभुता पे सवाल उठेगा, अखंडता पे सवाल उठेगा, तो इनके ऊपर पूरी जनता जो है वो खड़े होकर सवाल करेगी। जब किसान सवाल करेगा, जब छोटा बिजनेस वाला सवाल करेगा, जब अन्य लोग सवाल करेंगे, और विपक्ष जो है उनकी आवाज बनके इन्हें पूछेगा कि आपने ये कैसे होने दिया है, तो इनके पास भले ही जवाब ना हो, लेकिन इनको या तो कुर्सी अपनी छोड़नी पड़ेगी। आई एम टेलिंग यू, आप यू मार्क माई वर्ड्स, क्योंकि इतना ज्यादा इन्होंने कर दिया है ना कि हमारा, देखिए अभी तक देश के अंदर की बात थी तो हम ये भी बात बोल सकते थे, और भाजपा भी ये बात बोलती थी कि देश के अंदर की बात है, बाहर नहीं करनी चाहिए। अब तो बताओ, तुम बाहर वाले को हमारे घर के अंदर तक घुसा के लेके आए हो, इसको कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? क्योंकि हमारा देश जो है अखंडता और संप्रभुता को बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, क्योंकि हम आत्मसम्मान वाले लोग हैं, हमने बड़ी मुश्किल से ये आजादी पाई है, और अब हम अपने देश पर, अपने लोगों पर आघात नहीं होने देंगे। पूरा का पूरा विपक्ष खड़े होकर इनका विरोध करेगा और इनसे अकाउंटेबिलिटी जो है अब दर्ज भी करवाएगा। अब तक नहीं कर रहे थे, अब इन्हें देनी पड़ेगी अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी होनी पड़ेगी, कितना भी ये कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर ले। चलो बस चलते चलते एक छोटा सा आपसे टिप्पणी चाहती हूँ कि आज जो ये तमाम चीजें, जो खुशी के मारे जो एक लहर दिख रही है कि देखिए बहुत बड़ी डील साइन हो गई है, आपको क्या लगता है कि क्या कुल मिलाकर अब अंत में हम यही कहें कि ये केवल और केवल एक पॉलिटिकल सिग्नलिंग है ट्रंप और मोदी जी की तरफ से, अभी असली डील होनी बाकी है, अभी बहुत कुछ डिटेल्स इसमें आने वाले महीनों में हो सकता है आए? देखिए, पहली बात है, ये जो बायलैटरल ट्रेड डील्स का जो ट्रेंड है ये सिर्फ 5 और 6 साल पुराना, क्योंकि हम सबको याद है कोविड के दौरान ग्लोबलाइजेशन पर जो एक तरह का प्रहार हुआ था, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हुए थे, उसके रिस्पांस के तौर पर सब बड़े इकोनॉमीज ने एक डिसीजन लिया कि हम इस बार अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करेंगे कि बायलैटरल एग्रीमेंट्स भी होंगी, ताकि ग्लोबलाइजेशन का जो दौर चल रहा है वो किसी ना किसी तरीके से चलता रहे, उसमें किसी तरह का दरार ना पड़े। अब बात यह है कि अगर हम अब जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स कर रहे हैं वो बहुत ही गिने चुने, अभी अब तक ऐसे नहीं कि 100-200 हो गए, बस ऐसे ही 10-15 शायद हुए होंगे अब तक, पर बड़े बड़े इकोनॉमीज के साथ हो रहे हैं, और ये आने वाले दशक के लिए एक ट्रेंड है। ये जो पहला, ये जो 2-5-6 साल जो हमने देखा है, ये आने वाले समय के लिए एक ट्रेंड है, और ये बहुत लंबे समय तक चलेगा ये ट्रेंड। तो बात ये है कि ये सेलिब्रेशन अभी ना करे तो ही बेहतर है, क्योंकि आने वाला जो समय है उस वक्त देश किस परिस्थिति से गुजरेगा वो डिपेंड करता है आज हम किस तरह के कमिटमेंट्स कर रहे हैं।
और बिल्कुल, हमारे अभी के कमिटमेंट्स जो है उसके बारे में हमें तो अब तक पता ही नहीं है। 24 घंटे हो चुके हैं और हमारे पास कोई डिटेल्स ही नहीं है कि इतना बड़ा एक ट्रेड डील हो गया है। जो अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं 500 करोड़ का ट्रेड होगा, पर अगर या डिटेल्स अब तक नहीं है तो ये आने वाले समय के लिए भी एक अच्छी ट्रेंड नहीं है। जितना जल्दी बिल्कुल, डिटेल्स शेयर किया जाए लोगों के साथ उतनी बेहतर। बिल्कुल। चलिए आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया। सुजाता जी, कल्लोल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। थैंक यू सो मच।